हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक अचीवमेंट टेस्ट। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आऊँ ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अचीवमेंट टेस्ट, पहले तो सिंपल भाषा में पढ़ते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। अचीवमेंट टेस्ट आर यूज्ड बाय टीचर्स टू मेजर और टेस्ट द अचीवमेंट्स एंड सक्सेस अचीव्ड इन एनी पर्टिकुलर फील्ड बाय अ स्टूडेंट। अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली क्या है? आपने किसी बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाई, मान लो कोई चैप्टर पढ़ाया या कोई भी टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाने के बाद, कि बच्चे को वो समझ में आया या नहीं आया। तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया है, हम उसका किसी न किसी प्रकार से हम टेस्ट लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, ओरल लेते हैं, रिटन लेते हैं, किसी भी तरह से हम कोई टेस्ट लेते हैं। या आपके कोई यूनिट टेस्ट होते हैं, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, या सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं, या ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, कितना सीखा है। अचीव माने कितना सीखा है बच्चे ने। ठीक है, तो उसको सिंपल सा नाम दे दिया है अचीवमेंट टेस्ट। So whatever the student learns in school is called his achievement, and examinations conducted to test that achievement are called achievement tests. ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इससे इजी लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। आप पढ़ेंगे भी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अच्छा, दो भागों में डिवाइड किया गया है। अचीवमेंट टेस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड लाइक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और सेकंड टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं? एनी टेस्ट इन विच द सेम टेस्ट इज गिवन इन द सेम मैनर टू ऑल टेस्ट टेकर्स एंड ग्रेडेड इन द सेम मैनर फॉर एवरीवन इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मतलब है कि कोई टेस्ट है जो काफ़ी टाइम से वैसे ही चला आ रहा है, उसी पैटर्न में चला जा रहा है, सेम पैटर्न है, ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट्स हैं, सेम ही सिलेबस है, सेम ही उसका मार्किंग का स्कीम है, मतलब कुछ भी बदलाव नहीं है। वो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि यही पेपर आएगा। ठीक है। टीचर मेड टेस्ट क्या होता है? यूजुअली क्लासेस में, स्कूल्स में टीचर्स टीचर मेड टेस्ट करते हैं, बनाते हैं। टीचर मेड टेस्ट मतलब कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, या हम क्या बच्चों के अंदर क्या हम मेजर करना चाहते हैं, उनकी नॉलेज मेजर करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग मेजर करना चाहते हैं, बच्चे की किस चीज़ को हम मेजर करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपना टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट क्या है? सबसे पहला है प्लानिंग ऑफ टेस्ट, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ अ डिज़ाइन फॉर द टेस्ट, तीसरा प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट, प्रिपेयरिंग प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट, आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस के अंदर आ जाएगा आपका एडिटिंग और ट्राई आउट, फिर है प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट, और लास्ट में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, आप बुक्स उठाकर देखेंगे तो हर बुक में कुछ ना कुछ अलग तरह से मैटर दिया हुआ है, बट ये मेन जिस्ट जो है अचीवमेंट टेस्ट का वो यही है। ऑलमोस्ट यही मिलेगा, कुछ ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा, 2-4 पॉइंट्स कम मिल जाएंगे, 1-2 पॉइंट ज़्यादा मिल जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। बट ये जो है, ये मैंने काफ़ी सारी बुक्स और इंटरनेट सबको मैंने निचोड़ बना के आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो दिस इज़ मोर देन इनफ। और आपको समझ में आने के लिए मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए, कि मेन उद्देश्य यही नहीं है कि आपको बीएड क्लियर करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए टॉपिक की, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। कंसेप्ट की एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। उसके बाद आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाएँ, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। ठीक है, तो प्लानिंग ऑफ टेस्ट क्या है? प्लानिंग ऑफ अ टेस्ट इज़ अ फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट।
कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, देखिए बहुत ही लेमन भाषा में बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम प्लान करते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। कहीं हमें जाना है, हमें पार्टी करनी है, हमें किसी ट्रिप पे जाना है, ठीक है, हमें कोई भी काम करना है, तो पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। फॉर प्रॉपर प्लानिंग बिलो पॉइंट्स केप्ट इन माइंड, सबसे पहला जो पॉइंट्स हम कवर करते हैं कोई भी पेपर बनाने से पहले, सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आप टेस्ट बनाएंगे, स्टूडेंट्स का लेवल कैसा है, ठीक है, उसी हिसाब से पेपर सेट होगा। कंटेंट क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हम क्या मेजर करना चाहते हैं, टाइम और मैक्सिमम मार्क्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम प्लानिंग के वक्त ध्यान में रखते हैं, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, भैया टेस्ट किस चीज़ का लेना है, सब्जेक्ट किस चीज़ का है, कंटेंट्स क्या है, बच्चों का लेवल क्या है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ना जो हम स्टार्टिंग में सोच के रखते हैं। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ अ डिज़ाइन फॉर द टेस्ट, ये भी आपका प्लानिंग के अंदर ही आएगा। डिज़ाइन अब कर रहे हैं हम टेस्ट को। इन दिस कंटेक्स्ट फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन बाय द इन्वेस्टिगेटर सच एज, हमने ऑब्जेक्टिव्स तो सेट कर लिए कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, अब हमें वेटेज देना है, वेटेज टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट। ये आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको और बेहतर क्लियर समझ में आएगा। अभी आप देखते जाइए और चीज़ों को आप अपने आप रिलेट करने लगेंगे। अभी हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब हम वेटेज देंगे ऑब्जेक्टिव्स को, फिर वेटेज देंगे कंटेंट को, वेटेज देंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, अलॉटमेंट ऑफ टाइम एंड मार्किंग प्रोसेस। ये आपका डिज़ाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हम वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे। वेटेज टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट क्या है, मैंने पहले हमने पढ़ा था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, ठीक है। ये 6 हमने पॉइंट्स वहाँ पर पढ़े थे, 6 लेवल्स पढ़े थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। तो अब टीचर ये इस चीज़ किस ऑब्जेक्टिव को वो कितना वेट देना चाहता है, कितना परसेंटेज देना चाहता है। लाइक मुझे किसी बच्चे की नॉलेज जांचनी है, अंडरस्टैंडिंग जांचनी है, एप्लीकेशन वो सही से कर सकता है नहीं कर सकता है, एनालिसिस के स्किल्स नापने हैं, तो उन सबको मैं कुछ कुछ मार्क्स दे दूँगी कि मुझे नॉलेज के लिए 10 मार्क्स रखने हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने मार्क्स रखने हैं, एप्लीकेशन के लिए इतने रखने हैं, एवोल्यूशन के लिए इतने रखने हैं, ठीक है। तो मैंने हर ऑब्जेक्टिव को डिवाइड कर दिया। उसके बाद कंटेंट को हम देंगे, मान लीजिए हमारा कोई भी यूनिट है या कोई भी सब्जेक्ट है, उसके अंदर कितने कंटेंट्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं। मैंने फॉर एग्जांपल लेके चली हूँ टॉपिक ABC, ठीक है। तो टॉपिक A में से मुझे कितने क्वेश्चन पूछूंगी मैं, टॉपिक B में से कितने क्वेश्चन पूछूंगी, टॉपिक C में से कितने क्वेश्चन पूछूंगी, और कितनी कितनी मार्किंग स्कीम रहेगी, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैं टॉपिक A में से पूछूंगी और वो 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये हम तैयारी करके चलते हैं। देखिए छोटा सा कोई भी आप अपना एक बना के देख लीजिएगा कि कोई भी छोटा सा आप एक कोई यूनिट ले लीजिए, अपना असेसमेंट ऑफ लर्निंग का ही यूनिट ले लीजिए, कि उसको आप डिवाइड कर लीजिए कंटेंट्स में, ठीक है। फिर उसको आप वेटेज दीजिए कि मैं इस टॉपिक को इतने असेसमेंट में से 4 क्वेश्चन आएंगे, एवोल्यूशन में से इतने क्वेश्चन आएंगे, मेजरमेंट में से इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और तीनों को हमने स्कोर दे दिया। बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से पढ़ोगे सुनोगे सब समझ में आ जाएगा। वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे ना एक बार बुक में से बिना समझे तो आपको बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगेगा कि यार ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार वीडियो को अच्छे से समझ लो, देख लो, बहुत ईजी है। वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 3 ही तरह के आपके मोस्टली होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। तो इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कितने डालने हैं वो भी डिसाइड कर लेंगे, शॉर्ट आंसर के कितने क्वेश्चंस रखने हैं और लॉन्ग टाइप में कितने क्वेश्चंस रखने हैं, और उसको भी हम मार्क्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग के मैंने 2 रखे हैं, शॉर्ट के 8 रखे हैं, ऑब्जेक्टिव के 10 रखे हैं, और वो मार्क्स को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ टाइम। How much time students will take to complete the test is estimated by this step. While allotment of time, a teacher must consider number of questions, type and difficulty level. अभी मैंने सबको वेटेज दे दिया, अब मुझे टाइम का भी डिवाइड करना है ना। एक हम एस्टिमेट लेके चलते हैं कि मान लो मैंने ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चंस दिए हैं, तो टीचर को इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि वो 10 क्वेश्चन करने के लिए बच्चा कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। इतना लेंथी भी ना बना दें कि
बच्चा अटैम्प्ट ही ना कर पाए, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हम 10 क्वेश्चंस रख रहे हैं तो उसके लिए इतना टाइम है, शॉर्ट आंसर के लिए हम एस्टिमेट इतना रखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के लिए हम एस्टिमेट इतना रखते हैं। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। हमने सबको इंडिविजुअली हमने सबको वेटेज दे दी है, मार्क्स डिवाइड कर दिए हैं, सबको नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइड कर दिए हैं। अब हम सबका एक निचोड़ बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट माने हम सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे। इसमें आपके 6 तो ऑब्जेक्टिव्स आ गए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गए आपके। लॉन्ग नॉलेज के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, 3 तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे, वही लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, जिसको मैंने एल, एस और ओ से डिनोट किया है। अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी तीनों तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, एप्लीकेशन के। तो ये हम एक तरह से एक चार्ट बना लेंगे, 6 ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और 6 को हम तीनों में डिवाइड करेंगे, लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव। और लेफ्ट हैंड साइड में टॉपिक ए, टॉपिक बी और टॉपिक सी। अभी हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि मान लीजिए नॉलेज के अंदर टॉपिक ए में से मुझे लॉन्ग के लिए कितने क्वेश्चन डालने हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए कितने क्वेश्चन डालने हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में मुझे कितने क्वेश्चन डालने हैं, एप्लीकेशन में कितने डालने हैं, एनालिसिस में। टीचर जब ब्लूप्रिंट बनाता है ना, तो उसको ये आइडिया रहता है कि उसको पता है कि उसको नॉलेज में उसको कितने क्वेश्चंस डालने हैं, लॉन्ग के कितने डालने हैं, ऑब्जेक्टिव के कितने डालने हैं, टॉपिक ए में कितने होने चाहिए, टॉपिक बी में कितने होने चाहिए, टॉपिक सी में कितने होने चाहिए। तो टॉपिक ए में टोटल 4 क्वेश्चन होने चाहिए, टॉपिक बी में 8, टॉपिक सी में 8, जो कि मैंने पहले डिवाइड किया था। और टोटल हमारा 20 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, तो ये हमने पहले जो डिवाइड किया था उसका हम एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे। अब उसके बाद देखते हैं, हमने ब्लूप्रिंट बना लिया। अब हम फाइनली, अभी तो हमने सिर्फ डिवाइड किया है और ये लिखा है कि लॉन्ग के इतने होंगे, नॉलेज के अंदर इतने होंगे, अंडरस्टैंडिंग के इतने होंगे, टॉपिक ए के इतने होंगे। अभी तो हमने सिर्फ डिवीजन किया है और वेटेज दिया है। अभी काम शुरू होगा पेपर बनाने का। उसमें हम सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार करेंगे, प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट, मतलब पहले रफली हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे। जो पेपर सेटर है, जो भी टीचर है, वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कि हमें किस तरह से कितने क्वेश्चंस डालने हैं, कितने ऑब्जेक्टिव डालने हैं, कितने लेंथी डालने हैं, कितने शॉर्ट डालने हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस लिखेगा। मेक द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन सिंपल एंड ब्रीफ. It should also check whether all the questions included can be answered within the time allotted. It is advisable to arrange the questions in the order of their difficulty level. ठीक है, अब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। उसके बाद देख लेते हैं एडिटिंग द ड्राफ्ट। फिर हम क्या करेंगे, हमने एक बार ड्राफ्ट तैयार कर लिया, अब हम उसको एडिट करेंगे। मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर को छोड़िए, अब अगर कभी भी हम कोई चीज़ हम कोई भी हम राइटअप लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हम पहले रफली माइंड में तैयार करते हैं हमें लिखना क्या है। ठीक है, फिर हम उसको लिखते हैं, फिर हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ है, आपने ड्राफ्ट तैयार किया, अब उसको आप एडिट करेंगे। देन द आइटम शुड बी एडिटेड एंड रिव्यूड बाय एक्सपर्ट्स। हम किसी ना किसी को चेक करवाते हैं कि भाई ये पढ़ ले ज़रा, देख तो उसको ये सही है कि नहीं सही है। जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि जनरली एक जो हम लोगों का तरीका होता है वही एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर सेट करने का भी वही तरीका। आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, आपने खुद से एक बार रीचेक कर लिया, फिर आप किसी एक्सपर्ट को देंगे कि एक बार इसको रीचेक करें। ठीक है, चेक द एरर्स इन लैंग्वेज एंड डिफेक्ट इन वर्ड्स एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। जो भी एक्सपर्ट है वो उसकी लैंग्वेज, कोई भी डिफेक्ट है कहीं है, कुछ ना कुछ अगर उसमें खामियां हैं तो वो उसको करेक्ट करेगा। एडिटिंग हो गया उसका। अब आप ट्राई आउट पे जाएंगे। ट्राई आउट क्या है? आफ्टर ड्राफ्टिंग इट इज़ टाइम टू ट्राई आउट द क्वेश्चन पेपर इन एक्चुअल कंडीशंस। अब हम ये देखेंगे कि पेपर तो हमने तैयार कर दिया, एक्चुअल कंडीशन में क्या ये सही रहेगा, बच्चे इसको एक्चुअल में कर भी पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या क्या हमें ध्यान में रखना होगा। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए जहाँ भी आप पेपर लेने वाले हैं, प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन, एजुकेट स्पेस होना चाहिए, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर एबल टू कंप्लीट द टेस्ट टाइम, बिल्कुल ही ठीक समय उसको देना चाहिए कि वो उस टाइम में बच्चे उसको कंप्लीट कर सके। स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस द एंग्जाइटी ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर कोई भी फियर नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले कि
बहुत ही खतरनाक एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरह से टीचर को मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चों के अंदर कोई भी फियर ना रहे। आंसर शीट्स वॉज स्कोर्ड विद द हेल्प ऑफ स्कोरिंग की विच वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। उसके बाद आंसर शीट उस तरह से ही स्कोर करेंगे हम जिस तरह से एक आंसर की बनाई जाती है उसके बेसिस पे। तो ये एक तरह से आपका ट्राई आउट हो गया कि जो कुछ बच्चों पे ट्राई भी किया जा सकता है और किया जाता है कि एक्चुअल कंडीशन में किस तरह की कंडीशंस रहेंगी और बच्चा एक्चुअल में उसको सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट बना लिया आपने, ट्राई आउट कर लिया, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे। आपको अंदर कोई कोई खामियां लगी हैं उसको इम्प्रूव करके उसको करेक्ट करके फिर आप एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे। आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज मेड in accordance with the analysis given by experts. It is arranged in such a way that the students easily read and understand the question paper. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि बच्चों को कुछ भी ऐसा ना लगे कि कुछ कन्फ्यूजन लगे पेपर को देख के, बिल्कुल ही सिंपल और ब्रीफली और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फाइनल ड्राफ्ट बन गया। अभी लास्ट पॉइंट क्या रहता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट वॉज फर्दर स्टैंडर्डाइज्ड बाय एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन ऑफ द टेस्ट दैट इंक्लूडेड एस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। दो मेन चीज़ें आपकी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। टेस्ट रिलायबल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। रिलायबल क्या है, रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर, degree of consistency of test scores obtained by same individual when re-examined with the same set of questions question paper under same environment। अभी क्या है, अगर हम किसी बच्चे का टेस्ट लेते हैं, कोई भी हमने क्वेश्चन पेपर सेट किया, हम किसी बच्चे का टेस्ट लेते हैं, मान लो इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके 100 में से 90 मार्क्स आ गए। ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद हम उसको रीटेस्ट करते हैं। ठीक है, उसी बच्चे को हम सेम क्वेश्चन पेपर के साथ रीटेस्ट करते हैं और अगर उसका ऐसा तो नहीं होगा ना कि 90 का हो सकता है 85 आ जाए या 95 आ जाए, उसी रेंज में रहेगा, लेकिन 90 का 50 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी रेंज में रहता है तो टेस्ट रिलायबल है, अगर उस रेंज में नहीं रहता है तो वो रिलायबल नहीं है। रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, हम जब री एग्जामिन करें तो उसी रेंज में मार्क्स आने चाहिए, वो होती है रिलायबिलिटी। इसका मतलब टेस्ट रिलायबल है। वैलिडिटी, टेस्ट वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट एक्यूरेटली मेजर what it is supposed to measure। वैलिडिटी क्या है, टेस्ट वैलिडिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट, जो भी मेजर करने के लिए हमने टेस्ट को बनाया है, जिस भी ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के लिए हमने टेस्ट को बनाया है, तो वो टेस्ट इतना इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि वो अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। मतलब जो भी आउटकम है, जो भी हम जांचना चाहते हैं, वो हम उस टेस्ट के ज़रिए जांच सकें। ठीक है, validity tells you how accurately a method measures something. If a method measures what it claims to measure and the results closely gives the real world values, then it can be considered valid। ठीक है, जो भी हमारा उद्देश्य है अगर वो पूरा हो रहा है, हमने जिस चीज़ के लिए टेस्ट बनाया है, अगर हमारा वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। इसके बाद हम कोई एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके अंदर कुछ सब पार्ट्स भी होते हैं, बट अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आप इतना भी लिखेंगे तो काफ़ी है। ठीक है, तो ये था आपका अचीवमेंट टेस्ट। इसके अंदर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर से कोशिश करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा से वीडियो बनाने में। ठीक है, सो तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।